नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल शो। आज का विषय है सांस से जुड़ी हुई समस्याएं और उन पे आए सवाल, और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर M.K. गुप्ता एलर्जी एवं सांस रोग विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप जयपुर के आज अस्पताल में डायरेक्टर हैं। आपने MBBS व चेस्ट मेडिसिन में MD किया है। आपने एलर्जी में डिप्लोमा भी किया है। आपको करीब 17 वर्षों का अनुभव है। आपका दमा पर रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हो चुका है और आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मुझे महीने में 2-3 बार श्वास संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। फेफड़ों पर दबाव सा महसूस होता है। सुबह के समय अधिक दिक्कत होती है, ऐसा क्यों होता है? सूबे सिंह झुंझुनू से जानना चाहते हैं। देखिए सूबे सिंह जी, जो आप समस्या बता रहे हैं, जो सिम्टम्स बता रहे हैं, वो हमें थोड़े अस्थमा की तरफ लेके जाते हैं। अस्थमा में क्या होता है कि हमारी जो सांस की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है, और सर्दी के अंदर आपने देखा होगा कोई भी चीज़ सिकुड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो ठंड के समय में आपकी सांस की नलियां सिकुड़ती है तो आपको सांस में दबाव होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जब मौसम थोड़ा खुलता है, थोड़ा धूप आती है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। तो आपके लक्षणों के आधार पर हम ऐसा महसूस करते हैं कि आपको अस्थमा की शिकायत हो सकती है। लेकिन कन्फर्म करने के लिए हमें एक टेस्ट होता है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री। अगर उस टेस्ट को हम करवाते हैं तो हम 100% बता सकते हैं कि आपको अस्थमा है या किसी अन्य कारण से आपको ये समस्या आ रही है। अच्छा, ये जो आपने टेस्ट अभी बताया, तो ये टेस्ट सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध होता है? देखिए आजकल तो ये हर जगह मिलने लगा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होगा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सरकारी अस्पताल होगा, वहाँ पे ये उपलब्ध करवा दिया गया है सरकार द्वारा, और अब हर जगह इसको पहुँचाया जा रहा है। बाकी छोटी जगह पे ये नहीं मिल पाएगा टेस्ट। जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है स्पेशली, उनके यहाँ कैंप भी लगता है हर महीने में एक बार, तो आप वहाँ भी जाके वो टेस्ट करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है वो। बिल्कुल, तो आप ये जांच करवा लें और आपके क्षेत्र में जो सरकारी चिकित्सालय या डिस्पेंसरी है, वहाँ पे भी डॉक्टर से इस बारे में राय ले सकते हैं। हेलो डॉक्टर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी हम लगातार आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। अगला सवाल है, मुझे सांस लेते समय फेफड़ों में खिंचाव एवं दर्द महसूस होता है और यह समस्या मेरी 6 वर्ष की बेटी को भी होने लगी है। कृपया समाधान बताइए। ऋचा चौधरी हैं, 38 वर्ष, जयपुर से। तो माँ बेटी को एक जैसी समस्या हो रही है, तो क्या ये आनुवांशिक भी होता है? देखिए, जो माँ बेटी को जो एक जैसी समस्या हो रही है, ये जेनेटिक जो है, इसका मुख्य कारण है एलर्जी। एलर्जिक जो भी बीमारी होती है वो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। तो जो इस समस्या वो आप बता रहे हो कि छाती में खिंचाव होता है, सांस में तकलीफ होता है, हो सकता है आपको या बच्चों को बीच बीच में जुकाम खांसी भी बार बार लगे रहने की संभावना रहती है। क्योंकि एलर्जी के अंदर जो है हमारे 5 मुख्य समस्याएं होती है, मुख्य सिम्टम होते हैं। जुकाम, छींके, नाक बंद होना, जिसको राइनाइटिस कहते हैं, आँखों में खुजली, पानी लाल होना, ये कंजक्टिविटिस कहलाता है, गले में खरांश खांसी होना ब्रोंकाइटिस का लक्षण है, सांस में खिंचाव होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये अस्थमा का सिम्टम है, और स्किन पे खुजली, दाफड़ हो जाना, ये अर्टिकेरिया या एलर्जिक अर्टिकेरिया है। तो इनमें से कोई सा भी सिम्टम अगर आपके बच्चे में या आपको है तो ये एलर्जी की तरफ जाता है। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि इनमें से कोई सिम्टम है तो हमें एक बार एलर्जी का टेस्ट कराना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर सांस में खिंचाव है तो वही जो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार स्पायरोमेट्री टेस्ट कराइए कि हमें अस्थमा तो नहीं हो गया है। बिल्कुल, और हम शो के आखिर में डॉक्टर साहब से ये आग्रह भी करेंगे कि वे कुछ ऐसी एक्सरसाइज और ऐसी टिप्स भी हमारे दर्शकों को दें जो कि सांस संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे बचाव में मददगार होती हैं। अगला सवाल है, ये थोड़ा लंबा सवाल है। मेरी उम्र 30 वर्ष है। मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ। भारत में अलग अलग जगह पोस्टिंग रहती है। अभी गुजरात में हूँ। इससे पहले नासिक में 3 साल था। मूल रूप से सीकर राजस्थान का निवासी हूँ। नासिक रहने के दौरान मुझे लगातार रात में खांसी की शिकायत होने लगी और खांसी के साथ रंगहीन गाढ़ा कफ लगातार आता है।
कभी कभी तो खांसी ऐसी आती है जैसे खांसी का दौरा पड़ गया है। डॉक्टर ने कहा नासिक में सभी को यह शिकायत है और यहाँ रहोगे तो ये समस्या बनी रहेगी। मैंने पोस्टिंग चेंज करवाई, यहाँ गर्मियों में ठीक रहती है पर अभी सर्दियों में ही या सर्दी जुकाम ठीक हो जाने के बाद भी लगातार खांसी बनी रहती है। मैंने इसका चेकअप भी करवाया, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आता है। डॉक्टर ने कहा कि एलर्जी की खांसी है जो कभी ठीक नहीं होती है। एक दर्शक हैं तो मतलब एलर्जी की जो खांसी है वो ताउम्र बनी रहेगी। हाँ, देखिए आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है। काफ़ी लोगों को ये समस्या रहती है। आपको ये भी बताया गया है कि नासिक में रहने पर रहेगा। उसका रीज़न ये है कि जो एलर्जी की खांसी है जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, और आपकी जो सिम्टम आ रहा है गाढ़ा कफ आना, येलो, वो साइनस के भी सिम्टम बता रहे हैं कि एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है तब भी इस तरह के सिम्टम होते हैं। तो नासिक और ये जो कोस्टल एरिया होते हैं हमारे यहाँ, बॉम्बे है, बेंगलोर है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस समय ये समस्या ज़्यादा बनती है। वो ह्यूमिडिटी की वजह से जो वायरस वो ग्रो करते हैं और आपके जो साइनस है वो फुल हो जाते हैं और जो ब्रोंकस है उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। इस वजह से आपको लगातार खांसी का दौरा आता है। ठंड में वो थोड़ा बढ़ जाता है। जब आपने पोस्टिंग चेंज कराई तो आपका वो ह्यूमिडिटी वाला पार्ट चला गया, लेकिन जो कोल्ड है, ठंड है, उसमें वो अभी भी सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं आपके। तो आपको एक एक्सरे पीएनएस और एक आपको पीएफटी एंड एक फेनो टेस्ट होता है, एफईएनओ, फेनो, ये 3 टेस्ट करा के देखना चाहिए कि हमें ये समस्या साइनस की वजह से है या ब्रोंकाइटिस की वजह से है। और साथ ही साथ एक एलर्जी का पैनल होता है, वो टेस्ट कराना चाहिए कि हमें किस एलर्जन की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी समस्या एलर्जी की वजह से हो सकता है कि आपको ये नॉन एलर्जिक या इरिटेशन ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। तो ये तीनों टेस्ट कराने के बाद आपका डायग्नोसिस कंफर्म होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट को लेना पड़ेगा। तो इसका कोई स्थायी समाधान क्या इन्हें मिल सकेगा? बिल्कुल। अगर आपके साइनस से हैं, साइनस में ब्लॉकेज हैं, साइनस के अंदर कफ भरा है या उसमें थिकनिंग है या डीएनएस है, तो उसका ट्रीटमेंट ईएनटी सर्जन द्वारा किया जाएगा। अगर आपके ब्रोंकस में स्वेलिंग है, ब्रोंकस में है, तो आपका फेनो हाई आता है, तो आपको ईओसिनोफिलिक जो हम बताते हैं ब्रोंकाइटिस है वो होगा, उसका ट्रीटमेंट 100% होता है। अगर आप एलर्जिक हैं तो हमें पर्टिकुलर एलर्जन के लिए वैक्सीन तैयार करनी होगी और उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, उसके द्वारा आपका ये परमानेंट इलाज होगा। तो जिस तरह का आपका रोग होगा उसी तरह का ट्रीटमेंट उसके पर्टिकुलर डायरेक्टर्स में वो ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, इन्होंने बताया कि इनको खांसी का दौरा मतलब आता था, मतलब बहुत खांसी लगातार आती रहती होगी, तो इसको कैसे समझे और उस समय मरीज को क्या करना चाहिए? हाँ, मैं वही बता चाह रहा था कि अगर साइनस होते हैं और ब्रोंकस होता है तो हमारा जो कफ है वो पूरा गले में आता रहता है, वो वहाँ पे आके चिपक, ऐसा लगता है कि चिपक गया है, और हम उसको छुड़ाने के लिए बहुत तेज़ खांसी करते हैं और खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो जाती है और वो रुकती नहीं है। इरीटेशन शुरू हो जाता है, जैसे हमें किसी चीज़ को लेकर टच करते ही इरीटेशन होता है, वैसे यहाँ पे इरीटेशन होता है और वो खांसी लगातार चलती है। वो कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत तेज़ खांसने पे ब्लड का भी आ सकता है, ब्लड के छींटे भी उसमें आ जाते हैं, इतने तेज़ वहाँ पे खरोंच हो जाती है, खिंचाव हो जाता है। तो ऐसे समय में अगर हमें एक तो भाप लेना चाहिए, भाप लेने से वो म्यूकस है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और ईजिली निकल जाएगा। ठंड से बचना चाहिए, ठंड इनका मुख्य एग्रीवेटिंग फैक्टर है, मुख्य ट्रिगर है। ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए, ठंडी हवा में नहीं जाना, बाहर निकलते समय मास्क मफलर लगा के बाहर निकलना चाहिए। गर्म पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे सूप है, गर्म रहाबड़ी है या खाना है, कोई जूस, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये बंद कर देनी चाहिए। तो ये तमाम अगर अपन परहेज़ रखते हैं ठंडों का तो ये चीज़ें इस तरह का कभी प्रेजेंट नहीं करेगी। और जो अगर कभी इस तरह बाउट शुरू हो जाते हैं तो आप हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए, उससे आपका खांसी एक बार के लिए रुक जाएगा वहाँ पे। लेकिन इसका परमानेंट समाधान कराना चाहिए, प्रॉपर जांच करानी चाहिए और उसका डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, मुझे पिछले 10 सालों से खांसी की समस्या है। 2018 में पहली बार खांसी में खून आया था, इसके बाद कुछ दिनों में खांसी में खून आता रहता है। डॉक्टर ने बताया कि लंग्स में सूजन है, अभी खांसी में आराम है, लेकिन जब भी खांसी होती है तो बहुत बलगम आता है। मैं ठंडा गर्म या ज़्यादा मीठा भी नहीं खाता हूँ, कृपया इलाज बताइए, एक दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि आपको खांसी में खून आता है और साथ में आप ये बता रहे हैं कि एक्सरे में सूजन है, तो इस सूजन का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, वो एक्सरे देखने के बाद ही पता चलता है। सूजन का मतलब हो सकता है सिंपल ब्रोंकाइटिस हो आपको, यानी ब्रोंकस के अंदर स्वेलिंग हो, इसलिए आपको खांसी होती है और उसके साथ ही ब्लड आता है। हो सकता है कि आपके लंग में कोई इन्फेक्शन हो, उस समय भी सूजन आती है, तो वो हमें एक्सरे देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो आप कह रहे हो कि लगातार बार बार आ रहा है,
तो समस्या इन्फेक्शन की ना होके ये एलर्जी की तरफ ज़्यादा जाता है और रिपीटेड होता है ठंडा खाने से, मौसम बदलने से, तो ये आप कह सकते हो कि ये एलर्जिक है। और अगर इस खून के साथ में आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको भूख कम लग रही हो, आपको फीवर आता है, तो ये फिर इन्फेक्शन के फेवर में जाता है। तो ये जानकारी अगर हमारे पास होगी तो हम आपका प्रॉपर इसका डायग्नोस कर पाएंगे। और आप भी अगर आपको लगता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको फीवर आता है, तो आपको बलगम की जांच करानी चाहिए। और अगर ये कोई समस्या नहीं है तो आपको केवल परहेज़ रखना है, ठंड गर्म का नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में बाहर नहीं जाना है और खांसी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। जो मैं आपको बताया था कि ज़्यादा खांसने से जो हमारे ब्रोंकस में स्वेलिंग है वहाँ से ब्लड आने लग जाता है, वहाँ से छिल जाता है हमारा ब्रोंकस, इसलिए आपको ब्लड आता है। तो ये तमाम आप सावधानी रखिएगा और अपने इसकी जांच करा के इसका पता करवाएं। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 64 वर्ष है, मुझे 30 वर्ष पहले छींकें आती थी। मेरी पत्नी को उस समय टीबी की बीमारी हुई थी। उस समय उपवास करने से मेरे पेट में कीड़े पड़ने और दस्त से कमजोरी की समस्या भी हुई थी। बाद में मुझे भी टीबी हो गया, 9 महीने इलाज लिया, लेकिन अब मेरा पेट साफ़ नहीं होता है। क्या मुझे क्या टीबी तो नहीं है? मांगीलाल पटेल हैं, इनका सवाल है। तो इसमें इन्होंने उपवास के बारे में भी लिखा है, छींक के बाद टीबी की समस्या लिखी है। तो इसमें देखिए इनके सिम्टम अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे छींके आना, ये तो एक अलग हो गया, इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, छींके, नाक से पानी आना। फिर वाइफ को टीबी हुआ, इनसे टीबी हो गया, तो ये टीबी फैल सकता है, परिवार में एक दूसरे को आ सकता है अगर अपने साथ रहते हैं। तो ये कंटेजियस डिजीज़ है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से, छींकने से, बलगम के द्वारा ये चला जाता है। तो ये भी हमारे समझ में आता है कि आपको टीबी हुआ होगा। लेकिन अब आप जो बता रहे हो कि पेट की समस्या के अलग अलग प्रकार है कि किस तरह के पेट की समस्या रहती है। जो अगर हमें पेट में अगर ऊपर के हिस्से में दर्द रहता है या आपको खाने में भूख कम लगती है, तो ये एक एसिडिटी सिंपल या गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अगर हमें नाभि या इसके आसपास के एरिया में पेट में दर्द हो रहा है और हमारा वेट लगातार गिर रहा है और हमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया रिकरेंट बार बार हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन के फेवर में जाता है, जो हम टीबी भी हो सकता है या कोई एनोर्बिक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप जो हमारे दूसरे इन्फेक्शन होते हैं फंगल वगैरह, वो इन्फेक्शन भी आपको रूल आउट करना चाहिए। तो ये पेट का जो आपने बताया सिम्टम, ये सिम्टम के आधार पे आपका डायग्नोसिस होगा और उसके आधार पे ही आपको आगे का ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। अगला सवाल है, मेरी उम्र 28 वर्ष है। पिछले 8-9 महीनों से मुझे सांस लेने में बहुत समस्या होती है। मैं सांस लेती हूँ तो मेरे फेफड़ों में भी दर्द होता है, कृपया उपाय बताइए। सीमा मीणा जी का सवाल है। मतलब सामान्य रूप से सांस लेने में भी इनको फेफड़ों में दर्द हो रहा है। जी देखिए, सांस लेने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। फेफड़े के अंदर हमारे 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। एक ब्रोंकस होता है जहाँ से सांस जाता है, उसके बाद में एलोलाई यानी हमारा मांस होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, और तीसरा होता है मसल्स पावर जो इसको बना के रखती है। तो इन तीनों में से किसी भी जगह अगर आपको दिक्कत होगी तो छाती में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी। अब इसके साथ में कौन से सिम्टम हैं उसके आधार पे हमें डायग्नोसिस करना होगा। तो उसके लिए जैसे अगर हमें जुकाम, छींके, खांसी और उसके फिर खांसी सांस में तकलीफ है तो ये एलर्जिक राइनाइटिस फिर अस्थमा हो गया। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, केवल दर्द होता है और कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये मस्कुलर पेन या मसल्स का पेन हो गया। अगर हमें उसके साथ में कोई इन्फेक्शन है या फीवर आता है या बलगम बाहर आ रहा है हमारा येलो या वाइट, तो ये हमारा फिर लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। तो ये 3-4 जो कैटेगरी है वो इस वजह से होती है। अगर ये लंबे समय से हो रहा है आपको और आपका वेट लॉस भी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमें ये ब्रोंकियल अस्थमा या कि एलर्जिक अस्थमा हो सकता है। तो हमें उसका टेस्ट करा के पता करना चाहिए कि हमें क्या दिक्कत। तो आपका एक एक्सरे होना चाहिए और एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 59 वर्ष है, मुझे हमेशा जुकाम रहता है, कोई उपचार बताइए। केपी मीणा है, जयपुर से। 59 साल की एज में अगर आपको जुकाम रहता है तो ये कई सारे फैक्टर होते हैं। इसको जुकाम लगने को हम राइनाइटिस कहते हैं। इस राइनाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं। हमें इन्फेक्टिव राइनाइटिस हो सकती है जो वायरल होता है मोस्टली। तो अगर हमें वायरल मौसम चेंज होने पे बार बार जुकाम लगता है तो ये वायरल राइनाइटिस कहलाता है। अगर हमें जुकाम, छींके बार बार लगी रहती है और हमारा आईजी लेवल, एलर्जी का लेवल ज़्यादा है, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस
कहलाएगी, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तीसरा होता है कि इस एज में हमें इस 59 में हमारी जो नाक की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारी म्यूकोजा है, वो ड्राई हो जाती है, और उस ड्राइनेस की वजह से भी हमें नाक में दिक्कत रहती है, जिसको वेजोमोटर राइनाइटिस कहते हैं। तो इस तीनों चारों कैटेगरी को कैटराइज करने के लिए हमें एक बार ENT सर्जन से मिलना चाहिए, और उसको एग्जामिन करने के बाद आपको बता सकता है कि आपको छींके और किस वजह से आ रही है और इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है। अच्छा, सांस की समस्या है, जुकाम की समस्या है, तो इसमें जो एलर्जी विशेषज्ञ होते हैं, चेस्ट फिजिशियन होते हैं, केवल उन्हीं से इलाज हो जाता है, या जैसा आपने बताया कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें ENT वालों की भी मदद लेनी पड़ती है, तो ENT वालों के पास पहले जाएं या पहले चेस्ट और एलर्जी वालों के पास? देखिए, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का है, और एलर्जी एक ब्रॉड है। मैंने आपको अभी बताया था कि एलर्जी के अंदर 5 सिम्टम्स मेन है। अगर आंखों में खुजली पानी है तो वो कंजक्टाइटिस कहलाता है, अगर छींके, नाक बंद, नाक से पानी है तो राइनाइटिस कहलाता है, अगर सांस लेने में तकलीफ़ है तो अस्थमा कहलाता है, अगर स्किन पे खुजली दाग है तो अर्टिकेरिया कहलाता है। तो ये तमाम जो बीमारियां हैं ये एलर्जी है। अगर इस तरह के सिम्टम का एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास और इस तरह के सिम्टम है, तो आपको पहले एलर्जी विशेषज्ञ मिलना चाहिए कि हमारी किस चीज़ से है। अगर हमारा एलर्जी विशेषज्ञ बताते हैं कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है और ये एक अलग है, तो अगर आपको नाक कान में अगर दिक्कत है तो हमें ENT से मिलने लेना पड़ता है, अगर हमें आंखों में दिक्कत है तो आई स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, और अगर हमें स्किन पे दिक्कत है तो स्किन स्पेशलिस्ट से मिलेंगे। तो ये एलर्जी विशेषज्ञ आपको देख के बता सकते हैं कि आपको ये समस्या एलर्जी से रिलेटेड है या किसी अन्य कारण से है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 58 वर्ष है, अस्थमा की समस्या रहती है, क्या इसका कोई स्थायी इलाज है? शंभू शर्मा जी का सवाल है। देखिए, अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज़ है। इसके अस्थमा का जो मुख्य कारण है वो होता है कि हमारी श्वास की नलियों में स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग आने की वजह से हमें अस्थमा होता है, यानी सांस में लेने की तकलीफ़ होती है। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आप जो बता रहे हो अस्थमा, ये वास्तव में अस्थमा है या कहीं COPD तो नहीं है, क्योंकि अस्थमा और COPD दोनों में लक्षण एक जैसे होते हैं। तो हम बिना डायग्नोसिस के ये नहीं बता सकते हैं कि आपको अस्थमा है या COPD है, और दोनों का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर सपोज करो आपको अस्थमा है, आपकी डायग्नोसिस में अस्थमा निकलता है, तो हमें फिर ये देखना होता है कि अस्थमा किस वजह से है, क्योंकि 70 से 80% लोगों में अस्थमा है वो एलर्जी की वजह से होता है, और 20% लोगों में अन्य कारणों से, जैसे पहले कभी इन्फेक्शन रहा हो, TB रहा हो, या किसी खाने पीने की चीज़ की वजह से आपको दिक्कत आई हो, तो जो 20% है वो अन्य कारण का अस्थमा है। अब हम बात करते हैं एलर्जिक अस्थमा की। एलर्जी अस्थमा में मुख्य रूप से जो अस्थमा है वो होता है हाउ डस्ट माइट से, यानी पुरानी डस्ट की वजह से सफाई करते हैं, पुराने सामान को छेड़ते हैं या दिवाली की सफाई करते हैं, अगर उस समय अस्थमा होता है तो वो एलर्जिक अस्थमा है, जो कि हाउ डस्ट माइट की वजह से है। अगर हमें मौसम बदलने के समय अस्थमा होता है तो वो पोलन से एलर्जी है आपको, यानी परागकण, जब बारिश का मौसम आता है या मौसम चेंज होता है तो परागकण निकलते हैं और उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर हमें कोई खाने पीने की वजह से अस्थमा है तो वो फूड अस्थमा यानी फूड इंड्यूस अस्थमा कहलाता है, फूड एलर्जी इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम गाय भैंस का काम करते हैं, घर में कुत्ते हैं, बिल्ली है, तो उनके जो डेंडर्स होते हैं, उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसकी जो एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी अस्थमा होता है। तो ये तमाम एलर्जी के कारण हैं। तो हमें पहले ये पता करना होगा कि हमें किस वजह से अस्थमा है, और उस अस्थमा के उस कारण को अगर हम दूर कर लेते हैं तो हमारा अस्थमा स्वतः ठीक हो जाता है, हमें बहुत कम दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो 20% अस्थमा है वो उसमें कोई कारण नहीं होता है, वो एक बार बन जाता है और वो एक क्रोनिक प्रोसेस में आ जाता है। इस तरह के अस्थमा में हमें लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है। उसमें हमको दवा को, जो इनहेलर सबसे बेस्ट थेरेपी होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो अगर हम इनहेलर्स को टाइमली लेते हैं जैसे डॉक्टर्स ने बता रखा है, तो हमारा अस्थमा हमेशा के लिए कंट्रोल रहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्कुल। और शो के दौरान हम आपको हेलो डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप अपना सवाल भेज सकते हैं और डॉक्टर से जुड़ी हुई जानकारी भी आप इस नंबर पर पा सकते हैं। अगला सवाल है, कुछ दिनों पहले मुझे TB की समस्या हुई थी, अब इलाज के बाद ठीक है, लेकिन मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है, कोई सलाह दीजिए। संजय प्रजापति हैं, 36 वर्ष इनकी उम्र है। देखिए, TB का जो इन्फेक्शन होता है उस समय वज़न गिरता है, फीवर आता है। जब हम TB का इलाज चालू करते हैं तो हमारा वज़न स्वतः वहाँ पे आ जाता है जहाँ हम पहले थे।
लेकिन अगर आपका वज़न उससे आगे बढ़े या ना बढ़े वो फिर अन्य कारण होते हैं। लेकिन अगर आपका पुराना वज़न से अब नए जो आपका वज़न था वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, जो आपने लॉस किया था, अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमें दूसरे कारण ढूंढने चाहिए। कहीं हमारे लीवर में सूजन तो नहीं है या हमें कोई और कोई बीमारी तो साथ में नहीं है। क्योंकि टीबी का इलाज जो होता है वो बिल्कुल सही होता है, मतलब वो टीबी 100% ठीक हो जाती है अगर हम दवा लेते हैं तो। फिर वो अपना वज़न कभी भी नीचे नहीं करने देगा आपको। लेकिन अन्य किसी कारण से अगर आपका वज़न डाउन है तो हमें वो जांच करानी चाहिए कि हमारा वज़न क्यों कम है, या हमें भूख तो कम नहीं लग रही है, या हमें कोई और बीमारी तो नहीं है, उसकी जांच करानी चाहिए। अच्छा, इतने सारे सवाल थे, उनमें खांसी और कफ को लेकर भी कहा गया था, तो इन दोनों चीज़ों की कोई श्रेणियां होती हैं क्या जिनसे हमें पता चले? क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो खांसी के बारे में कई तरह से पूछताछ करते हैं या जानकारी लेते हैं कि सुबह थी, दिन में थी, शाम को थी, ठंडा खाने के बाद थी, गर्म खाने के बाद थी, इस तरह की खांसी थी क्या, खांसी के साथ ऐसी आवाज़ें थी क्या। इसी तरह से बलगम या कफ जो है उसके बारे में भी पूछते हैं, उसका रंग जो है वो पूछा जाता है, वो पतला था या लिसलिसा था या गाढ़ा था, ये भी पूछा जाता है। तो इनका क्या मतलब, हमारी बीमारी से कोई संबंध होता है? जी, जो खांसी के बारे में आप जब भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आपसे कई सारे सवाल पूछते हैं। खांसी दो तरह की मैनी होती है, एक ड्राई कफ, एक वेट कफ। ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी जिसमें कोई बलगम नहीं आता है। वो इसलिए पूछा जाता है कि हमारे जो ड्राई कफ है उसके अलग कारण होते हैं और वेट कफ के अलग कारण होते हैं। तो हमारा एक व्यू बन जाता है कि आपको किस तरह की बीमारी तरफ जाना है, हमें किस तरह की जांचें करानी है, हमें किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। तो ड्राई कफ जो होता है वो मेनली एलर्जी कफ होता है, जिसमें कोई भी आपको इन्फेक्शन नहीं होता है, केवल एलर्जी की वजह से खांसी होती है। या एक जीआरडी होता है हमारा, जीआरडी यानी कि गैस्ट्रिक की वजह से जो खांसी होती है वो भी हमारी ड्राई कफ होती है, केवल इरिटेशन होता है गले में। तो इस तरह की खांसी का रूप जो होता है ड्राई होता है। वेट कफ जो यानी इसमें बलगम आता है वो एक इन्फेक्शन को शो करता है। बलगम वाली खांसी है उसमें सीओपीडी में हमारा बलगम बनता है, अस्थमा में बलगम नहीं बनता है। तो अगर इस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है कि आपकी सूखी खांसी है, बलगम वाली है, तो हम ये बता सकते हैं कि सूखी खांसी है तो अस्थमा की वजह से हो सकती है, और बलगम वाली है तो वो सीओपीडी के फेवर में जाती है अगर हमें सांस की तकलीफ साथ में है। दूसरा जो वेट कफ होता है वो ब्रोंकाइटिस जो होती है हमारी, उसमें भी हमारे को वेट आता है और वो वाइट होता है एकदम, उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और अगर दूसरा सवाल आपने पूछा था कि कलर, अगर बलगम का कलर है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हमारा बलगम का कलर वाइट है, एकदम चिपचिपा सा लेसा सा है और वाइट है, तो वो नॉन इन्फेक्टिव कफ है, यानी नॉन इन्फेक्शन है, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, न उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है न और कोई इन्फेक्शन है। लेकिन हमारा कफ अगर येलो है तो येलो कफ है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है, या टीबी का इन्फेक्शन है उसमें ये येलो कफ आता है। तो येलो कफ साइनस में इन्फेक्शन होगा तो येलो कफ होगा, अगर ब्रोंकस में इन्फेक्शन होगा तो येलो कफ होगा, या लंग्स के अंदर कोई निमोनिया है या ब्रोंकोटेसिस है, इस तरह की कोई बीमारी होती है तो उसमें येलो कफ आता है। तो इन सवालों से हम हमारा डायग्नोसिस को एक व्यू बन जाता है, हमारा उसकी जो है जांच का पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है और मरीज़ को किस तरह की दवाइयों की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये डॉक्टर के लिए इसका ज़्यादा महत्व है। आप इसको लेकर इलाज ऑनलाइन सर्च ना करें और कोई समस्या है तो खुद ही इलाज शुरू ना कर दें। हमने बात की थी कि हाँ एलर्जी है, सांस की समस्या है, फेफड़ों की दिक्कत है, फेफड़ों की मजबूती है, इन्हें लेकर हमारे दर्शकों को आप कुछ टिप्स बताइए, कुछ एक्सरसाइज जो हैं उपयोगी रहती है, मददगार रहती है, उनके बारे में बताइए। देखिए, अभी इस मौसम सर्दी का है तो हमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस मौसम में जो पेशेंट होते हैं जुकाम खांसी की समस्या ज़्यादा रहती है। अस्थमा के मरीज़ में अस्थमा का अटैक आने की संभावना रहती है, सीओपीडी के मरीज़ या दमा के मरीज़ में दमा की शिकायत रहती है, या जुकाम जिनको रहता है राइनाइटिस उनको बार बार जुकाम खांसी रहता है। क्योंकि ये सर्दी जो है या ठंडा है ये एक ट्रिगर फैक्टर है, क्योंकि ठंडी हवा नाक के द्वारा जाती है तो जहाँ से गुजरती है वहीं पर अपने सिम्टम देती है। तो हमें इस समय ठंड का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें इन बीमारियों में से कोई सा भी एक बीमारी है तो ठंड से बिल्कुल बच के रहना चाहिए, कपड़े पूरे पहन के रहना चाहिए, बाइक पे साइकिल पे जाते समय पूरा अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। खाने में कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए जो ठंड करता है, जो हमारी बीमारी को बढ़ाता है। तो इस मौसम में सबसे मेन चीज़ है ठंड का ध्यान रखना, ठंडी चीज़ों से परहेज़ रखना होता है।
दूसरा मैं बताना चाहूँगा एक्सरसाइज। देखो ये एयरवेज है जहाँ से हवा जाती है और फेफड़े को पहुँचती है। अगर ये एयरवे हमारा खुला रहेगा तो हमें श्वास भी अच्छा आएगा और हमारे जो गंदगी है वो भी अंदर नहीं जाएगी। तो हमें सबसे पहले सुबह उठ के एक बार पूरा कुल्ला करना चाहिए, नाक साफ करना चाहिए और जो बलगम है उसको बाहर कर देना चाहिए। तो ये पहले एक्सरसाइज होना चाहिए कि हमारा लंग्स क्लियर रहे, हमारे सिक्रेंस सारे क्लियर हो जाने चाहिए। उस समय हम गर्म पानी का सेवन भी कर सकते हैं ताकि गर्म पानी से जो भी चिकनाहट है गले की वो सब साफ़ हो जाए। इसके बाद में हम योगा कर सकते हैं। योगा से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। योगा और अच्छी चीज़ है जो हमें डेली करनी चाहिए, उससे हमें गर्मी भी पैदा होती है, फेफड़े भी गर्म हो रहेंगे और हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे। इसके अलावा जो COPD के मरीज़ है, दमा के जो मरीज़ है, उनको थोड़ी सी लिम्ब की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि लिम्स उनके मजबूत रहे, मसल्स उनकी अच्छी रहे, लंग्स की मसल्स अच्छी रहे। तो ये तमाम जो एक्सरसाइज है उनको थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देना चाहिए। खान पीन में मैंने अभी आपको बताया था, ठंडा और चिकना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठंडा चिकना से उनका बलगम ज़्यादा बनेगा और उनको समस्या बढ़ जाएगी। लंग्स में अगर कफ रुक गए तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ठंडा और चिकने चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपके सांस संबंधी, फेफड़ों संबंधी समस्याएं हैं उनमें आपकी मदद करेंगी और आप स्वस्थ हैं तो आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में भी मददगार होंगी। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी को हम धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और तमाम सावधानियों के बारे में आपने बताया। दर्शकों से हमारा आग्रह है कि आप किसी भी अपनी समस्या का इलाज जो है उसको ऑनलाइन सर्च न करें। उसके लिए उस पैथी के या उस समस्या के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनको ज़रूर दिखाएं, उनसे सलाह लें और जो इलाज बताया जाता है उसे पूरा लें। अपने मन से या डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवा न लें, इसमें फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है और ऐसे केसेस लगातार रिपोर्ट भी हो रहे हैं। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका TV और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। धन्यवाद।